नमस्कार। एग्रीविजन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं, वो विषय कृषि विश्वविद्यालयों के, जो पूरे देश के कृषि विश्वविद्यालय हैं, सारे कृषि विश्वविद्यालयों के इतिहास से जुड़ता हुआ है और भविष्य से भी जुड़ता हुआ है। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष करके जो नीति निर्धारक हैं देश के और जो जिम्मेवार युवा हैं इस देश के, जो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज से किसी प्रकार से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और बड़ा समझने योग्य विषय है। अगर इस विषय को ठीक से समझेंगे तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के भविष्य के बारे में ठीक से सोच पाएंगे। सबसे पहले तो एग्रीविजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्लेटफॉर्म है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस प्रकार से राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है, राष्ट्रवादी युवकों का समूह है, इसका बड़ा योगदान है इस देश के निर्माण में, इस देश के संरक्षण में और युवाओं को दिशा देने में। ज्ञानशील एकता के मंत्र को लेकर चलने वाला ये संगठन दशकों से लगातार देश के सामने खड़ा हुआ है और उसका जो सेगमेंट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का है, जिन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों के कार्य में सहयोग सहभाग किया है, उनका भी बड़ा योगदान है। इसीलिए सबसे पहले तो अभिनंदन है आप सभी युवाओं का, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और इस पूरे अभियान में, एक राष्ट्रीय महत्व के अभियान में अपना योगदान करते हैं। आप सबका अभिनंदन। कृषि विश्वविद्यालय, वैसे तो इस देश में हम कहते हैं कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, ठीक भी है। पहली यूनिवर्सिटी पंतनगर जहां मैं हूं और यहाँ के एग्रीकल्चर कॉलेज यानी कृषि महाविद्यालय, जो पहला कृषि महाविद्यालय है, उसका मैं अधिष्ठाता हूं, डीन हूं। इस कॉलेज से ही एक्चुअली पहली बार कृषि विश्वविद्यालयों की शुरुआत हुई कही है। ये कॉलेज शुरू हुआ तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी शुरू हुई पंतनगर की। 1960 के 17 नवंबर को इसी कॉलेज के गेट पर तब के प्रधानमंत्री नेहरू जी आए थे और उनके हाथ के लगा हुआ पत्थर अभी भी है, 17 नवंबर 1960, जबकि उन्होंने आकर यहां पत्थर लगाया और पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी देश की बनी। 1960 में पढ़ाई शुरू हो गई थी यूनिवर्सिटी में और 1963 में 1963 में पहला बैच निकला। आज बीएससी 4 वर्ष की होती है, पहले बीएससी 3 वर्ष की होती थी। 1963 में जब पहला बैच निकला था पंतनगर का, उस समय में यहां देश के उस समय के राष्ट्रपति, जो कि एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन भी थे, जिन्होंने सपना देखा था रूरल यूनिवर्सिटीज का देश में, वो आए थे यहां पर, पंडित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और उन्होंने पहला व्याख्यान दिया था 1963 में यहां पर। और उन्होंने उस व्याख्यान के दौरान क्या स्वप्न था एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को खड़ा करने के पहले, उसके बारे में बताया था। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि की ओर लेकर चलता हूं, जिससे कि आप ये समझ पाए कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज यानी कृषि विश्वविद्यालयों की जो धारणा देश में आई है, इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से संकल्पना का आविर्भाव हुआ। इस बात को समझने के लिए जब मैं भारत रत्न पूज्य श्री नानाजी देशमुख के साथ अनेक वर्ष काम करता था और चित्रकूट गोंडा के प्रकल्पों में उनके साथ में था, तो उनके साथ बातचीत के क्रम में मैं उनसे समझने का प्रयास करता था। सम्यक दृष्टिकोण था नानाजी का, और नानाजी देशमुख कृषि विश्वविद्यालयों के जड़ से कैसे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी शुरू हुई, किस प्रकार से खड़ी भी, समझाने का प्रयास करते थे। उनके साथ के विचारों में से भी जो दर्शन एक खड़ा हुआ, फिलोसफी जो खड़ी हुई, जो कि कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़ती हुई है, उस बात को भी मैं इसमें समाहित कर रहा हूं अपनी बातों में आज आप सबके सामने यह विषय रखते हुए। यह विषय महत्वपूर्ण है। आप यहां से सोचें कि 1960 की पहली यूनिवर्सिटी जब बनी भारतवर्ष में, उसके पहले, बहुत पहले से कृषि की पढ़ाई तो भारत में होती थी। ऐसा नहीं था कि पंतनगर की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जब बन गई तभी कृषि की पढ़ाई भारत में शुरू हुई। भारत में तो खेती की पढ़ाई, कृषि की पढ़ाई पहले भी थी और अलग अलग जगहों पर थी। जो बरेली में आज आईवीआरआई है, वहां पर 1889 में भी कृषि की पढ़ाई की व्यवस्था थी। पश्चिम बंगाल में 1893 में कृषि की पढ़ाई की व्यवस्था थी। नवसारी में 1896 में कृषि की पढ़ाई की व्यवस्था थी। बैंगलोर में 1899 में कृषि की पढ़ाई की व्यवस्था थी।
तमिलनाडु में 1903 में कृषि के पढ़ाई की व्यवस्था थी। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय जहां बना हुआ है वहां पर कृषि की पढ़ाई का कॉलेज 1905 में भी हुआ करता था। IARI 1905 में ही बन गया था। कानपुर जो पत्थर कॉलेज कहा जाता था 1906 में बन गया था। असम में कृषि महाविद्यालय कृषि की पढ़ाई 1906 में ही शुरू हो गई थी। राहुरी में 1908 में कृषि की पढ़ाई शुरू हो गई थी। इलाहाबाद में 1910 में कृषि की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। करनाल में 1923 में ही कृषि की पढ़ाई शुरू हुई थी, जहां इंडिया राय आजकल बना हुआ है। आनंद में 1940 से ही कृषि की पढ़ाई चलती थी। धारवाड़ में 1947 में विधान चंद्र जो कृषि विश्वविद्यालय बना है आज, वहां 1948 से ही कृषि की पढ़ाई थी। यानी कृषि की पढ़ाई 1960 में देश में शुरू नहीं हुई, कृषि विश्वविद्यालय बना, उसके पहले भी कृषि की पढ़ाई भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से होती थी। 1960 में जो पहली यूनिवर्सिटी बनी कृषि की, जिसको एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नाम दिया गया, उस यूनिवर्सिटी को बनाने के पीछे एक संकल्पना थी। उस बात को समझें, वो संकल्पना थी जिसका नाम रखा गया लैंड ग्रांट पैटर्न यूनिवर्सिटी। अमेरिका में ये कृषि विश्वविद्यालयों की या लैंड ग्रांट पैटर्न यूनिवर्सिटी की शुरुआत 100 साल पहले हो गई थी। 1862 में पहली बार वहां मॉरिल एक्ट नाम का अमेरिका की सरकार ने एक एक्ट बनाया, और उस एक्ट के बनने के समय में वहां राष्ट्रपति लिंकन हुआ करते थे, जिन्होंने उस एक्ट पे साइन किया था। और जस्टिन स्मिथ मॉरिल नाम के वहां के एक सांसद ने यह बिल रखा था। उन्हीं के नाम पे उस एक्ट को मॉरिल्स एक्ट कहा गया या लैंड ग्रांट एक्ट कहा गया। 1862 में लैंड ग्रांट एक्ट बना, और 1862 में अमेरिका में कृषि विश्वविद्यालय नाम की चीज शुरू हुई। लैंड ग्रांट कॉलेजेस बने, खेती की पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन 1887 में, 62 के बाद 1887 में पहली बार अमेरिका ने यह सोचा कि यह खेती की पढ़ाई के लिए रिसर्च होना जरूरी है। बिना रिसर्च के कृषि पर शोध नहीं होगा तो खेती की पढ़ाई बेकार है। और इसीलिए 1887 में हैच एक्ट आया। यह हैच एक्ट फिर से फेडरल गवर्नमेंट ने, अमेरिका की सरकार ने बनाया। मॉरिल एक्ट भी अमेरिका की सरकार ने बनाया, और मॉरिल एक्ट के नाम से पूरे अमेरिका में जो लैंड ग्रांट कॉलेज बने, वहां खेती की पढ़ाई के कॉलेजेस बने, वो अमेरिकी सरकार के अनुदान से, पैसे से बने, फंडिंग की व्यवस्था हुई। और जब अमेरिका की सरकार ने यह समझा कि ये लैंड ग्रांट कॉलेजेस में रिसर्च भी होना चाहिए, शोध भी होना चाहिए, तो शोध के लिए पैसा कैसे जाए लैंड ग्रांट कॉलेजेस में, उसके लिए एक नया एक्ट अमेरिका के पार्लियामेंट में रखा गया, जिसका नाम रखा गया हैच एक्ट। 1887 में हैच एक्ट आया, और अमेरिका की सरकार ने अमेरिका के सारे लैंड ग्रांट कॉलेजेस को शोध करने के लिए फेडरल फंडिंग, केंद्र सरकार के अनुदान की व्यवस्था बनाई, और पूरे लैंड ग्रांट कॉलेजेस के लिए अलग से अनुदान की, बजट की व्यवस्था हुई हैच एक्ट के माध्यम से। वो हुआ रिसर्च के लिए, शोध के लिए। मेरी बात आप ध्यान से समझते रहे, क्योंकि यह भारत के परिदृश्य में जोड़ूंगा। यहां से अगर आप जोड़ कर रखेंगे इस बात को, तो आप समझ पाएंगे कि भारत के कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय कहां पर कुछ गैप रह गया है, जिसके कारण एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थोड़ी परेशान है। और उसके बाद फिर से अमेरिका की सरकार ने 1890 में ये जो मॉरिल एक्ट 1862 में बना था, उसी मॉरिल एक्ट में संशोधन करके एक और एक्ट, फेडरल एक्ट फिर से आया, केंद्र सरकार का, अमेरिकी सरकार का, 1890 में, जिसको उन्होंने कहा सेकेंड मॉरिल एक्ट। उसके बाद 1906 में वहां की केंद्र सरकार ने, अमेरिकी सरकार ने फिर एक एक्ट बनाया, जिसको उन्होंने कहा एडम्स एक्ट। उसके बाद 1907 में फिर से केंद्र सरकार का एक एक्ट बना, इसको कहा नेल्सन अमेंडमेंट। उसके बाद 1914 में जाकर अमेरिका की सरकार ने यह सोचा कि ये टीचिंग और रिसर्च, शिक्षण और शोध एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं, लेकिन इनका जो एक्सटेंशन का मैंडेट है, किसानों की सेवा करने का जो मैंडेट है, उसके लिए सीधे फेडरल फंडिंग केंद्र से होनी चाहिए। उसके लिए व्यवस्था कैसे बने, तो उन्होंने तय किया कि एक और एक्ट लाया जाए, और फेडरल गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट के नाम से एक और एक्ट इंट्रोड्यूस किया। उसके माध्यम से सभी
एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज या लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज को उन्होंने एक्सटेंशन का काम करने के लिए, कृषि प्रसार का काम करने के लिए, गांव तक जाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशंस करने के लिए अलग से फंडिंग की व्यवस्था की, जो हुआ स्मिथ लिवर एक्ट के नाम से। तो मैंने जो अभी बात बताई कि अमेरिका के सिस्टम में 3 जो मैंडेट्स खड़े हुए हैं, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन। टीचिंग का मैंडेट, उसके लिए बजट मॉरिल एक्ट से आया है 1862 में। हैच एक्ट के माध्यम से रिसर्च फंडिंग का काम शुरू हुआ है और स्मिथ लिवर एक्ट के माध्यम से 1914 में एक्सटेंशन को फिर से फंडिंग दी गई है। तीनों फेडरल फंडिंग की व्यवस्था है। अमेरिका की सरकार के माध्यम से सारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को यह व्यवस्था दी गई और बनाई गई। अब थोड़ा भारत की तरफ आए। जब 1949 में एजुकेशन कमीशन बना और एजुकेशन कमीशन ने कहा कि रूरल यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उसके चेयरपर्सन थे। उसके बाद भारत सरकार ने सोचना शुरू किया कि रूरल यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई जाए। उस समय अमेरिका ने भारत को सहयोग किया। अमेरिका में राष्ट्रपति होते थे ट्रूमैन, भारत में प्रधानमंत्री होते थे नेहरू जी। ट्रूमैन नेहरू की एक समझौती संधि हुई। उस ट्रूमैन नेहरू संधि के आधार पर भारतवर्ष में यह तय किया गया कि अमेरिका भारत को सहयोग करेगा कृषि विश्वविद्यालय बनाने में, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाने में। और ट्रूमैन नेहरू पैक्ट के आधार पर पहली बार भारतवर्ष में तलाश शुरू हुई कि कोई एक जगह तलाशी जाए जहां लैंड ग्रांट पैटर्न पर, जो अमेरिका में पहले से स्थापित है, उस लैंड ग्रांट पैटर्न पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अब वो लैंड ग्रांट पैटर्न के 3 मैंडेट्स, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन, वहां पर ये 3 मैंडेट्स जो टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन के थे, तीनों 3 फेडरल एक्ट के कारण आए थे। मॉरिल एक्ट, हैच एक्ट, स्मिथ लिवर एक्ट, उसके कारण से फेडरल फंडिंग हुई और एक व्यवस्था बन गई। भारत में उसी मॉडल को लाने का प्रयास किया गया जिसको कहा गया लैंड ग्रांट पैटर्न यूनिवर्सिटी, जहां तीनों चीजें एक ही यूनिवर्सिटी के साथ होंगी, जहां टीचिंग भी होगी, एग्रीकल्चर का रिसर्च भी होगा और एक्सटेंशन का काम भी एग्रीकल्चर के उसी यूनिवर्सिटी के लोग करेंगे। तीनों काम एक साथ चलेंगे, इंटीग्रेटेड मैंडेट की तरह चलेंगे जैसे अमेरिका में चलता है। चूंकि अमेरिका ने सपोर्ट किया, इसीलिए यह पद्धति, लैंड ग्रांट पैटर्न यूनिवर्सिटी की पद्धति अमेरिका से भारत में आई और उस समय के पैक्ट के हिसाब से अमेरिका की कोई ना कोई लैंड ग्रांट पैटर्न यूनिवर्सिटी भारत को सहयोग करेगी, ऐसा तय किया गया। तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी इलिनॉय यूनिवर्सिटी है, अर्बाना नाम की जगह पर अमेरिका में। तो अर्बाना वाली इलिनॉय यूनिवर्सिटी ने भारत के पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करना तय किया। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने तराई की जगह दिखाई, उत्तर प्रदेश के तराई में पहली यूनिवर्सिटी बना दी जाए। तराई के 20,000 एकड़ के करीब जमीन तय की गई। उस 20,000 एकड़ के करीब पूरी जमीन को लैंड ग्रांट पैटर्न यूनिवर्सिटी के रूप में यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। लैंड ग्रांट पैटर्न, लैंड इज गिवन एज ग्रांट। इतनी बड़ी भूमि विश्वविद्यालय को ग्रांट के रूप में दी जाती है, जिसमें विश्वविद्यालय अपनी खेती करे, बीज पैदा करे, आवश्यकता पड़े तो बेच के भी अपनी खर्चों को पूर्ण करे। यह अमेरिकन लैंड ग्रांट पैटर्न सिस्टम का सिद्धांत था। वहां से भारत ने लिया और 20,000 एकड़ भूमि करीब करीब तराई की इस यूनिवर्सिटी को दी गई, जिसका नाम शुरुआत में रखा गया उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। 1958 में इसके लिए पहली बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विधेयक पारित हुआ, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक। और उसके बाद पहला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय बन गया, जिसका नाम बाद में पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर रख दिया गया पंत जी के निधन के बाद। अब देखिए, जब अमेरिका का लैंड ग्रांट पैटर्न सिस्टम हमारे यूनिवर्सिटीज को बनाने के लिए लिया गया है भारत में, और 3 मैंडेट्स तय किए गए हैं टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन के, तो अमेरिकन पैटर्न को स्वीकार करते हुए यहां यह देखने की आवश्यकता थी कि ये यूनिवर्सिटीज जो भारत में 3 मैंडेट्स लेकर आएंगे, उसके लिए भी अलग अलग टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन तीनों ही कंटेक्स्ट में
फंडिंग का स्पष्ट एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। टीचिंग की फंडिंग, रिसर्च की फंडिंग, एक्सटेंशन की फंडिंग। टीचिंग के लिए स्टाफ, रिसर्च के लिए स्टाफ, एक्सटेंशन के लिए स्टाफ। टीचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटेंशन का इंफ्रास्ट्रक्चर। और यह भी देखने की जरूरत थी कि ये जो लैंड ग्रांट पैटर्न यूनिवर्सिटी हम खड़ा कर रहे भारत में, ये अमेरिकन सिस्टम में किस प्रकार आई थी। 1862 में मॉरियल एक्ट हुआ था, फिर 1887 में हैच एक्ट आया जिससे रिसर्च की फेडरल फंडिंग होने लग गई। फिर दूसरा मॉरियल एक्ट आया 1890 में, फिर उसके बाद एडम्स एक्ट आया 1906 में, फिर नेल्सन अमेंडमेंट आया 1907 में, फिर स्मिथ लीवर एक्ट नाम से एक्सटेंशन के फंडिंग के लिए अलग से एक्ट आया 1914 में। इतने सारे केंद्र सरकार के, अमेरिकी सरकार के विधेयकों के बाद, एक्ट बनने के बाद, तब जाके वो यूनिवर्सिटी 3 मैंडेट को लेके काम करने में सक्षम हो पाए। भारतवर्ष में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की जिम्मेवारी स्टेट को दी गई, चूंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स को गई। और स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने के बाद मैंडेट तो तीनों डिक्लेयर्ड हो गए, टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन, चूंकि हमने अमेरिका से वो कॉन्सेप्ट लिया था। लेकिन टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन के लिए अलग अलग फंडिंग स्ट्रीम्स, अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग लोग, ये व्यवस्था उस तरह से अमेरिका से हमने अडॉप्ट नहीं किया। भारतवर्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के लिए कोई एक्ट नहीं बनाया और वो स्टेट के ऊपर में ये दायित्व छोड़ा गया। स्टेट ने इस जिम्मेवारी को लिया और स्टेट की उस जिम्मेवारी के साथ स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के नाम से सभी कृषि विश्वविद्यालय चल पड़े। बाद में भारत सरकार ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने सोचा कि रिसर्च फंडिंग के लिए कोई व्यवस्था बननी चाहिए। ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की रिसर्च फंडिंग कैसे होगी। 3 मैंडेट्स तो दे दिए गए हैं, डिग्री कॉलेजेस तो पहले से भी थे एग्रीकल्चर के, लेकिन अगर आपने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाई, लैंड ग्रांट पैटर्न यूनिवर्सिटी बनाई, 3 मैंडेट्स अमेरिका से लिए हैं और उस पद्धति पर यहां के कृषि विश्वविद्यालयों को चलाना चाहते हैं जहां सभी फैकल्टी मेंबर्स तीनों मैंडेट को जिएंगे, तो उसके लिए फंडिंग की भी व्यवस्था चाहिए। तो 1957 में, 1957 में पहली बार भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, AICRPs बनाए और AICRPs के माध्यम से फेडरल फंडिंग की व्यवस्था हुई, जिसके माध्यम से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम से रिसर्च के लिए डेडिकेटेड स्टाफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को मिले और उस रिसर्च के स्टाफ के अलावा AICRPs को सपोर्ट फंडिंग भी हुई, जिससे कि शोध का कार्य सभी कृषि विश्वविद्यालयों में अच्छे से होने लगा। इतना बड़ा परिणाम हुआ AICRPs के आने का, जो भारत में हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति के पूर्व और उसके बाद भी जितना सारा सघन कार्य हुआ है नई प्रजातियों के विकसन का, नई तकनीकों के खड़े होने का, उसमें ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ने अभिन्न योगदान दिया। परंतु समस्या यहां पर जो एक चैलेंज है जो उस समय से खड़ा हुआ, जिसको समझने की आवश्यकता है सभी जागरूक लोगों को। AICRPs आए, AICRPs के माध्यम से नियुक्तियां भी हुई, लेकिन वो नियुक्तियां ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत होने के कारण, जैसे पंतनगर में अभी समस्या चल रही है, AICRP के फैकल्टीज को, स्टाफ को टीचिंग की फैकल्टी से अलग गिनती की गई, तो 2 तरह के कैडर हो गए। वो 2 कैडर जो बन गए, ये 2 कैडर बनने का एक जो भाव स्टेट गवर्नमेंट्स के दिमाग में आया कि ये दोनों 2 अलग अलग कैडर्स हैं, ये कृषि विश्वविद्यालयों की मूल धारणा के ही विपरीत था। कृषि विश्वविद्यालय की मूल धारणा थी तीनों मैंडेट इंटीग्रेट करके चले, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन। हर टीचर रिसर्च में भी है, हर टीचर एक्सटेंशन भी करता है, हर एक्सटेंशन साइंटिस्ट रिसर्च में भी शामिल है, हर रिसर्च का आदमी टीचिंग भी कर रहा है। आज कृषि विश्वविद्यालयों में आधे से ज्यादा कोर्सेज रिसर्च के लोग पढ़ाते हैं, जो इक्रिप के माध्यम से, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम से आते हैं, वो भी पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले भी शोध करते हैं।
हमारे यहाँ शोध और पढ़ाई अलग अलग दो चीजें नहीं है, लेकिन इसको प्रारंभिक तौर पे ही इंटीग्रेट करके एक ही समान कैडर की तरह सभी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में खड़े किए जाने की आवश्यकता थी। और वो चूंकि उस तरह से इंटीग्रेटेड फॉर्म में उठी नहीं, तो वो दो कैडर्स की तरह दिखने लग गए बाद में, और वो एग्रीकल्चर का रिसर्च का कैडर और टीचिंग का कैडर, इसने मूल भावना जो कृषि विश्वविद्यालय की है उसको थोड़ा प्रभावित किया। कालांतर में जब ये सोचा गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा कि एक्सटेंशन का स्ट्रक्चर पूरे देश में फ्रंट लाइन सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के हिसाब से होना चाहिए, हालांकि 1960 से और पहले से एक्सटेंशन की गतिविधियों में कृषि विश्वविद्यालय शामिल थे, लेकिन एक फ्रंटलाइन स्ट्रक्चर पूरे देश के लिए नहीं था। तो 1974 में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र बना, पहला केवीके आया पांडिचेरी में, और केवीके जो आया कृषि विज्ञान केंद्र, वो माना गया कि कृषि विज्ञान केंद्र ये फ्रंट लाइन सिस्टम होगा कि एक्सटेंशन का, जो कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से चलेगा, या फिर आईसीआर इंस्टीट्यूट्स भी उसको ले सकते हैं, कहीं कहीं पर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी उसको चला सकते हैं। तो केवीके या कृषि विज्ञान केंद्र नाम की संकल्पना है, जिसकी 100% फंडिंग शुरू हुई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। उसके पहले एक्रिप की फंडिंग में 75% फंडिंग आती थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, 25% फंडिंग होती थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखना शुरू करें, यहां पर कृषि विज्ञान केंद्रों की 100% फंडिंग तो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत जितने वैज्ञानिक हैं वो विश्वविद्यालय के ही प्रसार कार्य में खुद को लगाते हैं। जो तकनीकें शोध से निकलती हैं, उन्हीं तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने सम्यकता पूर्वक काम किया, बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। पूरे देश में आज देखते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों का जाल है, और उन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से महती कार्य हो रहा है। Something tremendous that is being done across into the country through KVKs. Something miraculous that is being done through ECRIP staff, those who are doing intense research work across into the country. And they are integrated, interwoven, वो बंधे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं कृषि विश्वविद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था के साथ भी। यानी तीनों को सेग्रीगेट करके नहीं देखा जा सकता, तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है, पूरक है। यही खूबसूरती है कृषि विश्वविद्यालयों की। दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, कि ये तीनों जो तीन मैंडेट्स आए हैं लैंड ग्रांट पैटर्न से, टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन, तीनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंटारिटी रखते हैं। अगर तीनों में से एक हटा लीजिए तो कृषि शिक्षा ही अधूरी हो जाएगी। शोध नहीं होगा तो पढ़ाएंगे क्या? हमारी पढ़ाई तो शोध पर निर्भर है। जो शोध होता है उसी में से हमारे कंटेंट डेवलप होते हैं। जो वैज्ञानिक शोध करता है, वो वैज्ञानिक शोध करते हुए उन शोधों के माध्यम से जो उत्पन्न होता है, उसी के माध्यम से वो वैज्ञानिक फिर खड़ा होता है कक्षाओं में और उस ज्ञान को आगे बढ़ाता है। इसीलिए हमारे कॉन्टेक्स्ट में, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में, शोध के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती। ये कोई डिग्री कॉलेज की साधारण पढ़ाई नहीं है, ये पूरी तरह से भिन्न संकल्पना है, जहां शोध आधारित शिक्षा होती है और इसी शोध आधारित ज्ञान को किसानों तक पहुंचाने के लिए स्वयं वैज्ञानिक लगता है। इसीलिए तीनों कॉम्प्लीमेंटारिटी के साथ चलता है, शिक्षण, शोध, प्रसार। मुझे स्मरण है 1960 के बाद जब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पंतनगर बनी थी, प्रारंभ के काल का एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो है जिसमें उस समय के कुलपति हुआ करते थे डॉक्टर के.ए.पी. स्टीवेंसन, डॉक्टर केनेथ एंथनी पार्कर स्टीवेंसन। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 1960 में जब यूनिवर्सिटी बनी, उस समय में इलिनॉय यूनिवर्सिटी अमेरिका के 35 के करीब प्रोफेसर थे जो यहां पंतनगर आए। आकर केवल घूम कर नहीं गए, पंतनगर में उन्होंने रहकर यूनिवर्सिटी का लैंड ग्रांट पैटर्न स्ट्रक्चर्स को बनाया। यहाँ का कंटेंट डेवलप करने में, रिसर्च स्टेशंस बनाने में उन्होंने सहयोग किया। यहाँ 15 साल तक, लगभग 60 से लेकर 72-73 तक के काल तक वो लोग रुके, आते रहे, जाते रहे। उनकी तरफ से शुरुआत के काल में डॉक्टर W.V. लैम्बर्ट्स नाम के एक वैज्ञानिक होते थे जो उनके लीडर की तरह से आए थे,
उनको वहां वो डीन थे तो डीन लैम्बर्ट्स कहा करते थे। आज भी उनकी स्मृति में आप पंतनगर कभी आए तो लैम्बर्ट्स स्क्वायर नाम का एक गेस्ट हाउस मिलता है, वो उन्हीं की याद में बना है लैम्बर्ट्स स्क्वायर। वो डीन लैम्बर्ट्स की याद में जो यहाँ पर आकर वर्षों तक पंतनगर में रहे थे। तो ये जो मैंडेट तीनों खड़े हुए, जिसमें टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन तीनों तरह के इंटीग्रेशन हुए, इस इंटीग्रेशन को खड़ा करने के लिए अमेरिका में तो ऊपर से ही, टॉप से ही अमेरिका में फेडरल एक्ट्स बने, मॉरिल एक्ट, हैच एक्ट, स्मिथ लीवर एक्ट, ऊपर से फेडरल फंडिंग की व्यवस्था हुई, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स बना, सारे लैंड ग्रांट कॉलेजेस को उन्होंने लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित कर दिया, और इट केम अप लाइक एनीथिंग। पर भारतवर्ष में यही यहां पर चूक थोड़ी रही। भारत के कृषि विश्वविद्यालयों को खड़ा करते हुए भी इसी प्रकार से इंटीग्रेटेड वे में टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन के कॉम्प्लीमेंटारिटी के साथ में एक ही कैडर खड़ा होने की व्यवस्था शुरुआत से होनी चाहिए थी, जिससे द्वैत नहीं होता। लेकिन यहां पर जो 1957 में एक्रिप शुरू हुए, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसके माध्यम से रिसर्च को सपोर्ट करने की व्यवस्था बनाई गई, और 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र बने, तब से आज तक बड़ी मात्रा में केवीकेज पूरे देश में है। परंतु तीनों की कॉम्प्लीमेंटारिटी के होने के बावजूद भी तीन कैडर्स के रूप में जब ये दिखने लगा, उसका दुष्परिणाम यह है कि आज भी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे वैज्ञानिक, जिनका अमूल्य और अभिन्न योगदान है देश के निर्माण में, और कृषि विज्ञान केंद्रों में काम कर रहे समस्त वैज्ञानिक जो रात दिन लगकर देश के ग्रामीण विकास की चिंता करते हैं, उनके सामने अभी भी प्रश्न अपने अस्तित्व का खड़ा है। अभी भी वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें सिद्ध करना पड़ रहा है कि वो भी टीचिंग के समकक्ष है। और ये जो फ्रैगमेंटेशन हुआ कैडर्स का, वो उस लैंड ग्रांट पैटर्न सिस्टम, टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन, मैंडेट के इंटीग्रेशन की भावना के विपरीत था। ये आज कृषि विश्वविद्यालयों के समक्ष एक प्रश्न है, और देश के समस्त कृषि विश्वविद्यालयों को इस दिशा में सोचना है। नीति निर्धारकों को भी इस विषय में सोचना है, पॉलिसी मेकर्स को, पॉलिसी डिजाइनर्स को, और योग्य जितने भी जिम्मेवार कृषि विश्वविद्यालयों के हितैषी हैं, उन्हें भी सोचना है कि वास्तव में देश के कृषि विश्वविद्यालय तभी तक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में देश के सामने औचित्य लेकर खड़े हैं, जब तक कि वहां रिसर्च होता है, शोध होता है, जिन शोधों के आधार पर नया ज्ञान उत्पन्न होता है, जो नया ज्ञान किसानों तक पहुंचता है। कृषि एक डायनेमिक फ्रेमवर्क में चलती है, कृषि एक स्टैटिक स्ट्रक्चर में नहीं चलती। कृषि से संबंधित समस्याएं रोज बदल रही हैं, डाइवर्सिफाइड नॉलेज रोज खड़ा हो रहा है, कृषि का ज्ञान त्वरित गति से आगे बढ़ा चला जा रहा है। तो ये जो कृषि है, ये अत्यंत डायनामिक कंसेप्ट है। इस डायनामिज्म को बनाने के लिए रोज नए ज्ञान की आवश्यकता है। यह नया ज्ञान शोध से ही आएगा। अगर शोध परक शिक्षा कृषि विश्वविद्यालयों में नहीं हुई, तो कृषि विश्वविद्यालयों का अस्तित्व महत्वहीन हो जाएगा। इसीलिए बेस में है शोध। जो पहले हमारे वैश्यंसलर थे, उन्होंने 1960s में एक फिल्म बनाई थी, आज भी है पंतनगर में संभाल कर रखी हुई, हम कभी कभी उसे पलटते रहते हैं, देखते रहते हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर के.पी. स्टीवेंसन कहते हैं, द फर्स्ट मैंडेट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज रिसर्च दैट इज जनरेटिंग नॉलेज। वो कहते हैं पहला मैंडेट इस कृषि विश्वविद्यालय का शोध, नए ज्ञान का सृजन करना। फिर कहते हैं द सेकेंड मैंडेट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज एक्सटेंशन, दैट इज एक्सटेंडिंग द नॉलेज टू दोज हु वुड बी यूटिलाइजिंग इट। दूसरा मंत्र इस विश्वविद्यालय का है, वो है कृषि प्रसार, यानी इस नए उद्भव हुए ज्ञान को उनके एंड यूजर्स तक पहुंचाना। और फिर कहते थर्ड मैंडेट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज इज, दिस यूनिवर्सिटी इज टीचिंग, दैट इज टू जनरेट प्रोफेशनल्स हु विल बी कैरिंग अहेड रिसर्च एंड एक्सटेंशन। तीसरा मैंडेट है शिक्षण का, जिसके माध्यम से हम योग्य वैज्ञानिक पैदा करना चाहते हैं, जो शोध और प्रसार का कार्य आगे भी चलाकर रखेंगे। यानी शोध और प्रसार इन कृषि विश्वविद्यालयों की जड़ों में है। यही इन कृषि विश्वविद्यालयों की विशिष्टता है। और इसीलिए
शोध और प्रसार के कार्यों में लगे हुए लोगों के लिए एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बनने की जरूरत है, जिससे उनका मनोबल बढ़े, भविष्य के प्रति उनके मन में जो प्रश्न है वो शंका खत्म हो, उनके योगदान को महत्व मिले और उनके भविष्य की चिंतन के प्रति उनका मन निश्चिंत हो, जिससे वो मन लगाकर आनंद पूर्वक शोध के कार्य में और प्रसार के कार्य में लग पाए। ये जब इस भाव के साथ चलेगा, इस भांति आगे बढ़ेगा, तभी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज अपने अस्तित्व के, अपने महत्व के, अपने उपादान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी लोगों को, जो जागरूक बंधु हैं, जो जानते हैं, समझते हैं इस पूरे विषय को, हम सब इस विषय को, जब तक इस विषय को आगे नहीं बढ़ाएंगे और इस विषय पर गहनता से चिंतन नहीं करेंगे, तब तक यह विषय कृषि विश्वविद्यालयों के सामने खड़ा रहेगा। एक और विषय जो इससे जुड़ता हुआ है और अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस विषय को भी समझकर चलना चाहिए। पूरे देश के कृषि विश्वविद्यालयों में हम सभी जो लोग हैं, हमें विशेष करके इस बात का महत्व समझना चाहिए और वास्तव में ये समझना चाहिए सभी नीति नियामकों को। ये कोरोना के बीच में देश ठहर गया, पूरी दुनिया ठहर गई, देश क्या ठहरा, पूरी दुनिया ठहर गई, भारत भी रुक गया। कोरोना का संकट पूरे देश पर छा गया, उद्योग रुक गए, शहर बंद हो गए, हम सभी अपने चार दीवारियों के बीच में रुकने को विवश हो गए। लेकिन एक चीज थी जो नहीं रुकी, एक चीज थी जो नहीं रुकी, और वो थी कृषि, खेती। कृषि नहीं रुकी, सब रुक गया, कृषि नहीं रुकी। गेहूं की फसल फिर भी चलती रही, रबी की सारी फसलें फिर भी आगे चलती रही। अभी कुछ दिन पहले अपने देश के कृषि मंत्री और दोनों कृषि राज्य मंत्री, उन्होंने उद्घोषणा की दिल्ली में ऑनलाइन एक कॉन्फ्रेंस के बीच में कि हम इस बार गेहूं की फिर से रिकॉर्ड प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, सीरियल ग्रेन के रिकॉर्ड प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था जब संकट में खड़ी हुई दिखने लग गई, तो किसने संभाला इसे? उसे संभाला कृषि ने, खेती ने। खेती ने संभाला देश की अर्थव्यवस्था। खेती इस देश की अर्थव्यवस्था की जड़ है। खेती देश की कृषि की अर्थव्यवस्था को संबल देती है। और जब तक कृषि मजबूती के साथ इस देश में खड़ी है, जब तक भारत सरकार ये कहने की स्थिति में एक गर्व के साथ कि हम फूड सिक्योर्ड नेशन है, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर देश है, जब तक हम ये गर्व के साथ कहने की स्थिति में है कि इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए हम पर्याप्त अनाज पैदा करने की स्थिति में आज भी है, जब तक हम ये कहते हैं कि आज इतनी बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर और फिर भी आज सारे देश का पेट भरने के अलावा दुनिया के देशों को अन्न देने की स्थिति में हम आज भी है, ये कहने की स्थिति में है, तब तक देश के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। हमारी अर्थव्यवस्था का संबल कृषि है और कृषि को देश भर में संभाल कर रखने में, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को, 1947 से लेकर आज तक के आंकड़ों को पलट कर देखें, समझ में आएगा कि खेती की रकबा जो होता है, खेती का जो जोत जितना है, कल्टिवेबल लैंड ऑफ द कंट्री, इट इज श्रिंकिंग लाइक एनीथिंग, वो घटता चला गया। शहर बढ़े, रिहायशी इलाके बढ़े, जोत जो है खेती की वो घटती गई और पॉपुलेशन बढ़ती गई। लेकिन उसके बावजूद भी हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, इसका मतलब है पर यूनिट प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। सब मामलों में, दूध के मामले में, गेहूं के मामले में, चावल के मामले में, तिलहनी फसलों के मामले में, दलहनी फसलों के मामले में, सब्जियों के मामले में, फलों के मामले में, कोई मामला देख लीजिए। कोई जमाना था इस देश में जब अनार बहुत कीमती फल माना जाता था, जब बहुत बीमार पड़ते थे तो बड़ी मुश्किल से एक अनार खरीद कर लाते थे बीमार आदमी को खिलाने के लिए। आज अनार देखते हैं आप, चौराहों पर मारा मारा फिरता है, इतना अनार पैदा करता है ये देश, इतना अंगूर पैदा करता है ये देश। हर मामले में हमने अपने उत्पादन को पहले से 2, 3, 4 गुना बढ़ाया। ये अपने आप नहीं हुआ, इट वॉज नॉट जैसे चांस कि खेती की जमीन घट गई फिर भी उत्पादन बढ़ गया।
इस उत्पादन को बढ़ाने में कृषि विश्वविद्यालयों की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों की अभिन्न भूमिका है, इसमें कोई शक नहीं। The varieties that emerge from different institutions, जो उन्नत प्रजातियां पूरे विश्वविद्यालयों से और आईसीआर इंस्टीट्यूशन से पैदा हुई, उन उन्नत प्रजातियों ने देश की खेती को संभाल के रखा। कहीं नए रोग का प्रकोप हुआ, एकदम से कृषि वैज्ञानिक झपट पड़े और उन्होंने जाकर अंदर से ढूंढकर उसके समाधान दिए। इसी विश्वविद्यालय ने डॉक्टर वाईएल नेने हुआ करते थे प्लांट पैथोलॉजी में। पूरी दुनिया में एक समस्या आ गई थी धान की फसल पीली पड़ती थी, सूखती थी, खत्म हो जाती थी, और उस पीली पड़ती हुई फसल के कोई रीजन पता नहीं चल रहा था। पूरी दुनिया परेशान थी। डॉक्टर वाईएल नेने ने, जो यहाँ प्लांट पैथोलॉजी में थे, उन्होंने खोज किया, ढूंढा और आखिरकार घोषित किया कि इस रोग का नाम रखते हैं खैरा रोग, और ये जिंक नाम के तत्व की डिफिशियंसी से। दुनिया ने मानने से इनकार कर दिया कि जिंक डिफिशियंसी से धान में कोई समस्या होगी, लेकिन सिद्ध हुआ और उन्हें मानना पड़ा। और जिंक स्प्रे के माध्यम से जब खैरा रोग का पूरी दुनिया में नियंत्रण हो गया, तो दुनिया ने डॉक्टर वाईएल नेने के उस खोज को हाथ जोड़कर माना कि पंतनगर विश्वविद्यालय के डॉक्टर वाईएल नेने ने दुनिया को बताया कि खैरा रोग के समाधान के लिए जिंक का स्प्रे चाहिए। बाद में एक रिपोर्ट में इस बात को लिखा गया कि केवल एक जो डॉक्टर वाईएल नेने के खैरा रोग से संबंधित एक जो इनोवेशन या रिसर्च आउटकम था, उससे इतनी बड़ी बचत पूरी दुनिया की हुई, अरबों खरबों रुपयों की। उससे पंतनगर जैसे अनेक विश्वविद्यालय पूरे खड़े हो सकते थे, इतनी बचत उस एक खोज ने की। और ऐसे सैकड़ों खोज विश्वविद्यालयों के, कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने लगातार की है। चाहे नई प्रजातियां फसलों की कह ले, चाहे पशुओं के मामले में कह ले, चाहे मछली के मामले में कह ले, चाहे पक्षियों के मामले में कह ले, हर मामले में अद्भुत कार्य पूरे देश में हुए। इसका ही परिणाम है कि आज जब दुनिया कठिन अवस्था से गुजर रही है, उस समय में भारत गर्व से कह सकता है कि खाद्यान्न के मामले में कोई संकट नहीं है। इंडस्ट्री भले रुक गई हो, एग्रीकल्चर नहीं रुका, कृषि नहीं रुका। जो भारत के हजारों लोग शहरों से विस्थापित होकर गांव में भाग रहे, कौन शरण देगा उन्हें? खेती, कृषि शरण देगी। उन्हें विश्वास है कि लौटकर वो अपनी जमीनों पर पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर लेंगे, और जो गांव में खेती हो रही है उनका पेट पल जाएगा। यानी आश्रयदाता क्या है देश में? कृषि है, खेती है। इस भाव को देखते हुए नीति नियामकों और नीति निर्धारकों को समझना चाहिए कि कृषि विश्वविद्यालयों को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों को जिस प्रकार से भी स्ट्रेंथन करें, इंपावर करें, संपोषित करें, वो देश के हित में है। चूंकि देश की जड़ों में बैठे हुए ये संस्थान, जो अलग अलग 3 मैंडेट्स को साथ में लेकर जीते हैं, इनके हाथों में देश का भविष्य है। ये देश की जड़ों को पकड़ कर रखते हैं, देश की जड़ों को स्थिर करके रखते हैं। इसीलिए कृषि विश्वविद्यालयों का भविष्य देश का भविष्य है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उनके संस्थानों का भविष्य देश का भविष्य है। और इसीलिए देश के भविष्य को देखते हुए इन संस्थानों को, इन विश्वविद्यालयों को संपोषित करने की आवश्यकता है, इन्हें स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, इन्हें इंपावर करने की जरूरत है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आज कोरोना के समय में इनके रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को इस एंगल से देखने की जरूरत है कि इस कोरोना एज में किस प्रकार से रिसर्च खड़ा होगा, किस प्रकार से टीचिंग खड़ी होगी, किस प्रकार से लैब्स चलेंगे, कैसे प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन होगा, कैसे रावे के कार्यक्रम चलेंगे, कैसे स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम चलेंगे। ये इस एंगल से देखने की जरूरत है। और वहां जहां जहां आवश्यकता है वहां स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, इंपावरिंग की जरूरत है। जब मिलकर इंपावरिंग होगी इस दृष्टि से, जब मिलकर नीति नियामक इन संस्थानों के वास्तविक महत्व को समझ पाएंगे, तो देश का भविष्य मजबूत होगा। इस बात को, इस भाव को लेकर जीने की आवश्यकता है। अगर सब कुछ इस दृष्टि से देखकर चले तो समझ में आएगा कि वी पीपल, आप जो कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़कर जी रहे हैं, आप इस देश के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। अगर आप छात्र हैं
तो कितनी बड़ी भूमिका आपके हाथ में है जो इस देश के भविष्य से जुड़ती हुई है। So agriculture into this country, agricultural education into this country, agricultural research into this country, agricultural extension into this country, it is not merely a profession. ये केवल व्यवसाय मात्र नहीं है। यहाँ के किसान व्यवसाय समझकर खेती नहीं करते, ये हमारा मिशन है। It's not an occupation for me, it's a mission for me. Mission to keep this country self-sustained into food grains. ये मिशन है। मिशन टू कीप न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इमर्जिंग इनटू द कंट्री, ये मिशन है। इसीलिए ऑक्यूपेशन से बढ़कर ये मिशन है। और इस मिशनरी फीलिंग के साथ जब हम सब मिलकर जीते हैं तो हम समझते हैं कि हम कितना महत्वपूर्ण व्यवसाय में लगे, अध्यवसाय में लगे, और कितना महत्वपूर्ण हमारा दायित्व है इस देश को लेकर। तो जिस प्रकार हम इस मिशनरी फीलिंग के साथ इसे जीते हैं, वैसे नीति नियामकों को भी देखना चाहिए विश्वविद्यालयों की तरफ, कृषि विश्वविद्यालयों की तरफ और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों की तरफ मुड़कर, और समझना चाहिए इनके महत्व को, जिस महत्व को ये इस देश की जड़ों को मजबूत कराने में जिस महत्व के साथ लगे हुए हैं। मैं इतनी विनम्र अपनी बातें रखने के लिए आप सबके बीच में था। मैं बार बार अनुग्रही हूं एग्रीविजन का, जिसने मुझे मौका दिया आज देश के युवक युवतियों के साथ, आप सबके साथ जुड़ने का। मैं वास्तव में अपने हृदय से आभारी हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाम की इस राष्ट्रवादी संस्था का, जिसने राष्ट्र के समक्ष उदाहरण रखा है, राष्ट्रवाद का उदाहरण, महापुरुषों के मार्ग पर चलने का उदाहरण, देश के लिए मरने मिटने का उदाहरण, ज्ञानशील एकता को रगों में धारण करके जीने का उदाहरण, देश के भवितव्य को ऊंचा करने का उदाहरण, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम के स्वप्न को लेकर चलने का उदाहरण। इस उदाहरण को लेकर जीने वाले सभी बंधुओं को बार बार मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम है। मेरी बात जितनी भी मैं कह सका इतने थोड़े समय में, उन बात के मर्म को समझने का प्रयास करें, उसको कनेक्ट करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।